दोस्तों, लगता है आप हमारे परिवार की नई वीडियो में नए आए हो, तो आपको अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाना चाहिए। विशाल एक रात अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसको चीखने की आवाज़ आई। कोई बचाओ बचाओ, ओम फट स्वाहा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। विशाल को लगा कि ये कोई मेरा थकान के कारण कुछ मेरे साथ गड़बड़ हो रहा है। पर जब विशाल को ये बार बार आवाज़ आने लगी तो उठकर घर के बाहर निकला, तो ये आवाज़ उसके घर के पास के गुप्ता जी के मकान से आ रही थी। उसको लगा यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। विशाल एक पत्रकार था जो इस कॉलोनी में नया आया था। यहाँ पर सभी हाई टॉप क्लास के आदमी रहते थे जो कि अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करते थे, परंतु इस जगह पर ऐसी ऐसी आवाज़ आ रही थी जो कि गुप्ता जी के घर से आ रही थी। उनका कोई विश्वास भी नहीं कर सकता कि ऐसे टोटके यहाँ पर होते होंगे। विशाल 1 मिनट के चौथे हिस्से के अंदर अपना कैमरा लेकर आया। उसको लगा कि यहाँ से अपन वीडियो बनाएंगे और कुछ ना कुछ सबूत करके पुलिस को दिखाएंगे। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो गुप्ता जी की पत्नी वहाँ पर पासे के लटकी हुई थी और उसके अंदर थोड़ी जान थी, परंतु वो जैसे ही उसने क्लिक किया फ़ोटो खींचने के बाद विशाल ने, और गुप्ता जी की वाइफ मर चुकी थी। नीचे देखा तो खून ही खून था और गुप्ता जी का गर्दन कटी हुई थी और सीना चिरा हुआ था, जैसे अभी अभी उनके किसी ने चाकू लगाया है, और छाती भी से इतना खतरनाक खून बह रहा था जिसको देखकर विशाल को उल्टी हो गई और वो उल्टी करने बाहर आया। उसने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस को सारी घटना बताई। पुलिस ने आते ही विशाल से पूछा कि तुमने क्या क्या देखा। उसने कहा कि मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने पत्नी को, इनकी गुप्ता जी की पत्नी को ऊपर झूलते हुए देखा और मैंने कैमरे में वीडियो बनाई थी। तब तक ये इनकी जान जा चुकी थी क्योंकि इनकी लास्ट सांस चल रही थी। गुप्ता जी मरे पड़े हुए थे। पुलिस ने छानबीन करी तो दूसरे रूम में उनका बेटा, उनकी बेटी, दोनों की गर्दन कटी हुई थी क्योंकि चारों परिवार एक साथ मरा हुआ था। गुप्ता जी का छाती चीरना और गुप्ता जी की पत्नी का हाथ बांधकर पासे में लटकना पुलिस वालों के लिए पहली हो चुकी थी। उन्होंने आसपास भी पूछा परंतु कुछ भी पता नहीं चला। विशाल 2-3 दिन की घटना के कारण परेशान हो चुका था और उसको बार बार वही याद आ रहा था और उसको बुखार भी बहुत तेज़ आ गया था। उसकी दोस्त सालू, जिसकी आज सगाई थी, उसका फ़ोन आता है। हेलो विशाल, तुमको मेरी शादी में ज़रूर आना है, अगर नहीं आए तो भूल जाना कि तुम्हारी कोई दोस्त थी। तो विशाल कहता है मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो फिर सालू कहती है अगर नहीं आए तो समझ लेना कि तुम्हारी दोस्त कोई थी नहीं। उसके बाद कैसे भी करके वो वहाँ से शादी के लिए निकलता है। सालों ने वापस फ़ोन किया कि अपना कैमरा भी लेकर आना क्योंकि यहाँ पर हमारी शादी की पूरी बातें रिकॉर्ड करनी है और अच्छी अच्छी फ़ोटो लेना। वो वहाँ पर चला जाता है। वो सालों की अच्छी फ़ोटो निकालता है दोनों की, और वो रात के 9 बजे घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद वो अपने पलंग पर सो जाता है और फ़ोन को ऑफ करके सोता है। जब सुबह उठता है तो देखता है उसके फ़ोन पर 90 मिस कॉल आई हुई थी। ये देखकर वो थोड़ा अचंभा रह गया कि ये 90 मिस कॉल, वो भी, और मैं फ़ोन को साइलेंट करके सोता इसलिए मेरे को कुछ पता नहीं चला। जब उसने वापस फ़ोन किया तो वो विशाल के दोस्त निखिल का था। निखिल ने रोते हुए कहा विशाल, सब कुछ ख़त्म हो गया, सालू की मौत हो गई है, उसकी गर्दन कटी हुई है। विशाल गुस्से में बोलता है ये क्या बात बोल रहा है, अभी तक तो मैं शाम को यहाँ से, रात वहाँ से आया था, ये क्या बात बोल रहा है। तो वो रोते हुए कहता है सालू और उसका पति जिसके साथ उसकी सगाई हो रही थी, सालू उसको खींचते हुए रूम में लेकर गई और हम एकदम से चौकन्ना रह गए सभी के सभी कि ये क्या हो रहा है। और उसने जाकर गेट को बंद किया। जब अंदर से आवाज़ आने लगी तो हमने गेट के बहुत ही धक्के दिए और उनको तोड़ना भी चाहा पर टूटा नहीं। और जब उसको पुलिस ने आकर गेट को तोड़ा तो अंदर सालू की लाश पंखे के लटकी हुई थी और उसके बाद उसके पति की गर्दन कटी हुई थी। ये सुनकर विशाल बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और रोने लगा कि यार ये क्या, उसके साथ किसने किया होगा, क्या हुआ। वो तो किसी की दुश्मन भी नहीं थी। परंतु फिर उसने बाद में विचार किया कि गर्दन कटी हुई थी और सालू को पंखे के लटकी हुई थी, तो उसको यही बात एकदम से वापस पता लगी कि गुप्ता जी के परिवार के साथ भी यही हुआ था। तो विशाल गुप्ता जी के घर के पास ही एक दोस्त था गुप्ता जी का, उसके पास गया कि अंकल जी, आपको कुछ पता है
कि गुप्ता जी क्या थे, कैसे हुआ ये सब। तो गुप्ता जी का दोस्त बोलता है, बेटा मेरे को ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है, पर वो थोड़ा मानसिक संतुलन के कारण ऐसा हुआ होगा। वो मेरे से पहले कहता था कि एक साया है जो मेरे को मारना चाहता है, और थोड़े दिनों पहले उसका बेटा भी मरा था, जो कि उसको लगा था कि ये उस साया नहीं मरा है, और वो अजीब सी बातें करता था और हर रोज़ यहाँ से आवाज़ आती थी। पर हमने इस पर गौर नहीं किया कि इसका मानसिक संतुलन ख़राब हो गया इसलिए। परंतु उस रात जो तुमने देखा उसके बाद तो फिर तुम जानते ही हो क्या हुआ। उसके बाद विशाल पूछता है, अंकल जी वो इससे परेशान होकर उन्होंने कुछ किया नहीं? तो फिर अंकल जी बोलते, बेटा वो एक तांत्रिक के बारे में बताता मेरे को, पर मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था क्योंकि उसका मानसिक संतुलन ख़राब हो चुका था इसलिए। फिर विशाल पूछता है, कौन सा तांत्रिक? तो फिर अंकल जी बोलते हैं, बेटा मैं इस तांत्रिक के बारे में कुछ नहीं जानता, बस वो मेरे को ये बताता था कि वो मंदिर के पीछे वाली दरगाह में रहता है। तो झट से विशाल वहाँ से निकला, अपने दोस्त का भी बदला लेना था उसको, तो वहाँ से निकला। निकलने के बाद उस समय वहाँ पर वो तांत्रिक नहीं मिला, पर वो वापस घर पे आया। उस समय सालू की लाश का अंतिम संस्कार करना था, तो उसको वहाँ पर जाना ज़रूरी था। वो वहाँ से निकला, अंतिम संस्कार किया और बहुत रोने लगा। आते ही उसने वापस विचार किया कि वो कुछ ना झोल है। उसने पूरी बात पुलिस वालों को बताई, पर पुलिस वाले अभी तक उलझे हुए थे, वो भी अपना काम कर रहे थे। उसके बाद वो शाम के टाइम उस दरगाह में पहुंचा। इस बार तांत्रिक वहीं पर मिला। उसने पूछा, तुम गुप्ता जी को जानते हो ना? तो फिर वो तांत्रिक बोलता है डरी सी आवाज़ में, अरे नहीं मैं नहीं जानता उनको। तो फिर विशाल बोलता है, तुम सब जानते हो, बताते हो या बुलाऊं पुलिस को? तो उसने कहा, बताता हूँ। तो फिर तांत्रिक ने कहा कि उसको एक साया मारना चाहता था, उसके पूरी परिवार को वो साया ख़त्म करना चाहता था। ये तो तय था कि उसका परिवार मरेगा अमावस्या की रात को, पर मेरे को थोड़ी सी एक शक्ति थी तो मैंने उनको बताई ताकि उससे बच सके, परंतु वो साया उस शक्ति से कई गुना बड़ा था। उस रात वो साया उनको मार दिया। उसके बाद ये बताया तो विशाल अपने घर पे आया वापस, परंतु उसको उस जगह पर कोई भी सबूत नहीं मिला। अब साया विशाल भी क्या करे, कौन सा साया था कुछ नहीं पता चला। पर वो बैठा विचार कर रहा था कि ये साया था तो ये सालू से क्या ताल्लुक़ रखता था। कुछ भी उसको एविडेंस नहीं मिले। रोते हुए उसने अपने कैमरे में सालू की फ़ोटो देखना चाहिए, तो उसमें जब उसने फ़ोटो देखी तो सालू की तस्वीर दिख रही थी और प्यारी सी लग रही थी। रो रहा था विशाल कि कितनी अच्छी दोस्ती थी, ये क्या हो गया उसके साथ। तभी उसकी वीडियो अपने आप चलती है, जो कि उसने बनाई भी नहीं थी। सालू और उसके पति को कुछ साया, एक काला सा साया जो कि कैमरे में साफ दिख रहा था, वो उन दोनों को खींचते हुए रूम के अंदर ले जा रहा था। लेकर जाने पर उसी साया ने रूम का गेट बंद किया और उसके पति की तो गर्दन काट दी उसने चाकू से, और सालू के हाथ बांधे और उसको फांसी पे लटका दिया। ये देखकर वो बहुत चौकन्ना रहेगा कि ये वीडियो मैंने बनाई नहीं, फिर भी कैसे अंदर आई। तभी स्क्रीन पर वो साया आता है और कहता है, मेरे को निकाल बाहर, तूने मुझे अंदर कैद किया है। तो विशाल पूछता है डर के मारे कि मैंने कब कैद किया तुम्हें? उसने कहा, उस दिन गुप्ता जी की पत्नी के अंदर में साया था, तो तूने आकर मेरी फ़ोटो क्लिक की थी, तो उसी दिन मैं इसके अंदर आ गई थी और तभी वो गुप्ता जी की पत्नी मर गई थी। तेरे फ़ोटो खींचने के बाद ही मेरी मौत हुई है और मैं इस कैमरे के अंदर आई हूँ। वो साया एक जिंदा साया था जो कि उसके अंदर था और कैमरे के अंदर आ गया था फ़ोटो खींचने के कारण। उसके बाद विशाल डर गया। विशाल ने उस कैमरे को दूर फेंकते हुए कहा कि अब तेरे को कभी बाहर नहीं आने दूंगा। वो उसने बहुत तोड़ दिया उस कैमरे को, मतलब उसकी हालत ख़राब कर दी, परंतु अंदर से सही था। उसने उसी को एक बहुत दूर जाकर एक जंगल में फेंक दिया। कुछ दिनों बाद कैंप के लोग 4 लोग थे जो घूमने गए थे। अब वो लोग घूमते घूमते उनको कैमरा मिल गया, तो कहता है देख कितना अच्छा कैमरा मिला है, जाने किसका होगा। तो उसका दूसरा दोस्त बोलता है चल मेरा भी एक फ़ोटो क्लिक कर दे। तो उसने फ़ोटो क्लिक किया। दूसरे दिन अखबार में आया कि 4 दोस्त जिनकी गर्दन कटी हुई थी और उनका जो ड्राइवर था वो एक डाली के लटका हुआ था। ये घटना सुनकर विशाल के पांव से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो वापस आ चुकी थी।
दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, और परिवार में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है यार। परिवार बड़ा होना चाहिए, तभी तो वीडियो का मज़ा आता है। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।